जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। क्या है दोस्तों, आज से हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के प्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का अपना सेट है 9/9/2024 शिफ्ट नंबर 1। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कहता है, निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषय में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 100 में से दर्शाती है। सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए? क्या दोस्तों, इसने खुद ही बोला है कि 5 सब्जेक्ट हैं और सभी में 100 अंक, यानी टोटल 500 हो गए। और कहीं ना कहीं 79% अंक हमें चाहिए, तो यहां परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 5 का गुणा कर दोगे तो 395 आ जाएगा। 395 हमने तेजी से कैसे किया, 79 को 80 समझा, 80 पंजा 400 और 5 कम कर दिया, 395 आ गया। अब कहता है इनमें चारों में से कौन होगा, तो भैया सभी सब्जेक्ट के आपको जोड़ने होंगे। पहला जोड़ने गए तो 5 5 10 5 15 हासिल 1 आया, 9 8 17 17 1 18 18 7 25 25 और 14 39, यानी पहला ही एडिशन में आ गया। जिसका नाम तरुण था, तो तरुण एक ऐसा बंदा होगा जिसकी 79% आ जाएंगे। लेकिन अगर पहला ना होता तो फिर हम दूसरा भी जोड़ते, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, और इसमें से एक नहीं भी जोड़ते क्योंकि 4 नाम ऑप्शन में दिए गए, तो शोभित भैया को हम नहीं जोड़ते क्योंकि ऑप्शन में शोभित भैया नहीं दिए गए। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जोड़ने में पहला ही आ गया है, अगर ना होता तो रोहित को भी मैं जोड़ता। एक प्यारा क्वेश्चन, सेम पैटर्न के क्वेश्चन पहले से ही समाज में भर भर के हैं। ध्यान देना, यहां थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश की है। कहता कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक को दर्शाती है, यानी ये 150 130 120 100 60 40 मैक्सिमम मार्क्स को। यहां कहता है यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषय में किसी भी विद्यार्थी या अन्य प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, यानी मैक्सिमम अंक, तो उस विद्यार्थी को प्राप्त कुल प्रतिशत अंक क्या है। अब एक बात को सुनो, ये जो अंदर का डेटा है वो एज ए परसेंटेज में होता है कि ये 90 तो 90%, 100 तो 100%, 90। सेम यूपी कांस्टेबल में भी सेम डीआई आई थी, सेम डीआई। तो यहां पर हमसे कह रहा है उच्चतम अंक वाला, तो उच्चतम अंक, तो देखो यहां पर उच्चतम परसेंटेज क्या है, 100%। इसमें देखो उच्चतम कितना है, 80 है। इसमें देखो उच्चतम कितना है, 90 है। क्योंकि ये नहीं कह रहा है, कह रहा है 6 विषय में किसी भी विद्यार्थी या अन्य को प्राप्त अंक, तो कोई भी विद्यार्थी हो, तो मैक्सिमम देखो कितना आ रहा है। इसमें मैक्सिमम देखोगे तो 95 आ रहा है। इसमें मैक्सिमम देखोगे इस वाले डेटा में तो कहीं ना कहीं 90 हो जाएगा। इस वाले डेटा में देखोगे तो भी 90 हो जाएगा। यानी जो मार्क्स दिए गए उसका ये निकालोगे और आंसर आएगा। अब पेशेंस, डेटा तो दिख ही रहा होगा। 150 का 100%, यानी 100 ही होता है, सॉरी 150 ही होगा क्योंकि 100% की बात हो रही है, क्योंकि ये डेटा परसेंटेज में है। 130 का 80%, तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 13 8 104 होता है। 120 का 90, तो 2 जीरो खा गया, 108 हो जाएगा। 12 9 108। 100 का 95%, तो 95 ही हो जाएगा। 60 का 90%, तो 54 ही हो जाएगा। और 40 का 90% 36 हो जाएगा। इस डेटा को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे भी। 6 4 10 5 15 15 8 23 और 4 27 2 हासिल, 5 3 8 2 10 19 19 और 10 29 और 10 39 39 और 15 39 और 15 54।
इतने मार्क्स आ गए प्यारे दोस्तों। लेकिन कितने में से, तो ये अंदर वाली वैल्यू को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया 100 और ये दोनों 300, तो 400, 500 टोटल मार्क्स। एक सेकेंड, 150 और ये 150, तो ये 300 हो गया। नहीं, 150 और 250, 150 और 250, तो ये 400 हो गया। 5, 600, 600 में से इतने मार्क्स आ गए इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 से भाग दोगे तो 9 ऐसे, 91, 1/6%। 91 1/6% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से। अच्छी डीआई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है एक पंसारी लागत मूल्य पे चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर इतना बेचता है। तो कस्टमर कहता है कि सर जी 1 किलो चावल दे दो, यानी 1000 ग्राम की डिमांड है, लेकिन पंसारी दे रहा है 870 ग्राम। बस यहीं से खेल जाओ, 0 से 0, यानी दोनों का अंतर जो आ गया 13 डिवाइड बाय 87 और इंटू 100। बस अब दोस्तों करना कैसे है भाई, ईमानदार आदमी हम लोग। तो 1300 ऐसे लिखा, 87 ऐसे ही भाग देंगे, कहीं ना कहीं एक बार में तो जाएगा। 10 में से 7 गया 3 आया, 12 में से 4 मतलब 8 गया तो 4 आया 0। अब कितनी बार जाएगा, अगर मैं इसमें 5 का गुणा करता हूं तो 8 5 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 का गुणा होगा यानी 14 पॉइंट समथिंग। लेकिन देखा जाए 5 का गुणा करें तो ये बिल्कुल थोड़ा बहुत अंतर आएगा, यानी 15 से कम और 14 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। 14.94% इज द राइट आंसर। अरे देवताओं, इसमें 5 का गुणा करोगे तो 35 और 435 आ जाएगा, तो यहां 430 है, तो 15% तो होना ही नहीं, उससे थोड़ा सा कम, तो 14.94% अप्रॉक्स या एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन पे आए दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 बार देखेंगे आज ही के सेशन में और बड़े आराम से बताएंगे, क्योंकि भविष्य में जो बच्चा मेरा वीडियो देखेगा वो इसी क्वेश्चन के लिए देखेगा। इसको 3 स्टार लगा देते हैं और बड़े प्यार से सॉल्व कराते हैं। पहले बेसिक तरीके से समझो। अच्छा एक चीज समझो, बेसिक तरीका अपना ऐसे वाला है, पहले समझा दे रहे ऐसे वाला, लेकिन आप देख रहे होगे नीचे जगह नहीं है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। समझो ऐसे लंबे में कर देंगे। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में Y% मतदाताओं ने मत नहीं दिए, नहीं डाला। बहुत अच्छी बात है, यानी टोटल कितना वोट था अभी हमको नहीं मालूम। Y% लोगों ने वोट नहीं दिए, जो बोल रहा है हम उसी हिसाब चल रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो ये अपने आप में जो चीज होती है वो 100% होती है, और उसके बाद जो बचता है वो 90%। आप देखो ये 100% मैं अगर लिखूं तो ये 90% हो जाएगा, यानी 10 का 9 हो जाएगा। तो 10% का मतलब आप समझ गए ना। तो ये वैल्यू अपने आप में, इसको हम 10 ले रहे हैं और रेशियो में ये कह रहे हैं 9। 10 से 9 हो गई, सारा मुद्दा ये Y निकालना। ठीक है, इसलिए इसको हमने 10 से 9 कर दिया। 10% मत अवैध घोषित, यहां जितने थे उसमें से 10% हटाओगे तो ये आ जाएगा। तो 100% से 90%, तो 10:9। उम्मीद है सबको क्लियर है। फिर कहता है जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवार में से किसी एक पक्ष में पड़े। अब देखो ये डेटा अपने आप में 100% है, जिसमें से जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से इतना परसेंट मिला, तो जो वैध मत होगा वो ये होगा, जीतने वाले कैंडिडेट को 59.375% मिले। ये जीतने वाले, देखो ये जो वैल्यू होती है ना वो अपने आप में 100% चलती है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 9 भूल जाओ, जैसे कोई चीज है बंटवारा करना है, अब ये बचा हमारे पास, अब इसमें 2 लोगों को बांटना है, एक को अगर ये मिलेगा तो दूसरे को क्या मिलेगा, तो आप मुस्कुरा के बोलोगे सर 100 में से कम कर देंगे।
100 में से 59 कम कर देंगे। अब ये देखो कहीं ना कहीं 60 के आसपास है, मतलब 60 पहुंच रहा है, तो 100 में 60 गया तो 40 तो ऐसे ही लिख दो, पर 60 से कम है कितना, 0.625% कम है। बोलो हां। मतलब जीतने वाले को ये मिला, हारने वाले को ये मिला। फिर हमसे कहता है 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। कौन? जीतने वाला कैंडिडेट घोषित किया गया होगा। तो ये कितने, तो यहां से इसको घटाओगे परसेंटेज, तो देखा जाए इन दोनों का अंतर लेना होगा, इन दोनों का अंतर। अब मोटा मोटा समझो, 59 में से 40 तो 19, पर यहां 3.75, यहां 625, तो यानी 18 आएगा। 18 अब घटा लो, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और 13 में से 6 गया, सॉरी 12, हाँ 13 में से 6 गया 7, यानी 18.75% आ गया। यानी इतने परसेंटेज का अंतर हुआ। और दोस्तों यही परसेंटेज की वैल्यू 2484 हो जाएगी, 2484 हो जाएगी। अब हमने आपको बताया कि अपने आप में ये चीज क्या होती है, 100% होती है। फिर हम खेला करके चलेंगे, तो ये वैल्यू हमारी आई 18.75। अब एक चीज समझो, 18.75% को ये समाज 18 से ही, देखो वैसे तो देखो एक चीज समझो, अगर आपको सीधे लिखना है तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 18.75%, 3/16 हो जाएगी, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 2484 के। तो हमें यहां पर एक की वैल्यू निकालनी होगी। एक का मतलब क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। अच्छा सर ये 3/16 कैसे लिख दी, आपने ये तो पढ़ा होगा ना, 6 से ये 1/4%, तो इसको 1/16 कहते हैं। इसी का 3 गुना ये वैल्यू होती है, सब पढ़ाते हैं, सारे टीचर पढ़ाते हैं मार्केट के। बोलो हाँ। तो एक मतलब 6.25% की वैल्यू 1/16 होती है। 18 पॉइंट तो 3 का इत्थे 3 का उत्थे, तो उसी हिसाब से हमने लिख दिया। पेशेंस रखना, मैं स्टेप कोई गैप नहीं करूंगा, जो दिखा रहा हूं सारे स्टेप फॉलो करूंगा। पहले बोलो हां। अब मेरे दोस्त यहां पर देखो 3/16, लेकिन अब 16 ही हमें एक तरीके से यहां मतलब 100% निकालना, वो 1 होता है। 3 से इसको भाग दोगे तो 828 आ गया, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, दिख रहा है ना, 1 की वैल्यू, 1 सेकेंड, अब ज्यादा बड़ा दिख रहा है। अब ये 16 का गुणा कर दो तो 828 गुणे 16, और मेरे दोस्त ये 1 का मतलब ही अपने आप में 100% होता है, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा तो उसी को 1 बोलते हैं ये। यानी इसकी वैल्यू 828 गुणे 16 हो गई। बोलो हां, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो डेटा हमारा आया है वो 9 बराबर दिसवन आया, तो 9 से पहले 828 को भाग दे दो, 9 से 828 को भाग दोगे तो 9 9 81, और 9 दूनी 18, और 16 का गुणा। लेकिन ये जब भाग दिया तो ये 1 की वैल्यू हुई, पर हमें 10 की वैल्यू चाहिए, तो एक ठो जीरो लगा दोगे। भाई 9 से भाग दिया तो 9216 आया, वो 1 की वैल्यू हुई, लेकिन 10 की तो एक जीरो बढ़ा दोगे, तो अब 10 बराबर दिसवन हो गया। हमसे कह रहा है यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, ये अंत में दी, यानी टोटल 16,000 लोग थे, जिसमें से y% ने मतदान नहीं दिए, और वही चाहिए हमको। तो अब इससे ये कैलकुलेट करना है, और मेरे दोस्त अब कुछ नहीं करना है, बहुत पेशेंस। देखो 160 से ये गया 100 बार में, 100 से कोई चीज 92 हो जा रही है, तो 100 से 92 यानी 8% कम हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 8%। सर इतनी कैलकुलेशन? जी हां, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो ये स्टेप आएंगे ही आएंगे। हां, वो अपना टैलेंट है कि हाथ से रफ करते चले जाओ कि भाई 59.375% क्यों दिखाएं, ये क्यों दिखाएं, अंतर क्यों दिखाएं, सीधे 3/16 दिखाएं, तो आप अपने आप क्वेश्चन आपको सस्ता और छोटा नजर आएगा।
ये पूरा एक्चुअल डेटा है, मैं दोबारा इसको बताता हूं, फिर शॉर्टकट भी बता देता हूं, चिंता मत करो। देखो आप क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लिया है। टोटल वोट हमें दिए गए 16,000। कितने दिए गए? 16,000 दिए गए। Y% ने वोट ही नहीं डाला, मतदान नहीं, तो जो बचा वो मुझे नहीं मालूम। डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित हो गए, तो 10 से 9 हो गया, 10 से 9, इसकी वैल्यू 9 हो गई। अब जो कैंडिडेट जीता है उसे 59.375% मिला है, तो जो हारा है उसे 40.62% मिला होगा। बोलो हां। लेकिन आप अच्छे जानते हो कितने वोटों से जीता, तो दोनों का अंतर 18.75%, जो कि 2484 हो गया। अब 18.75% का मतलब 3/16 कैसे आया? 6.25% को 1/16, तो इसे 3/16, तो 3 से भाग दिया, तो कहीं ना कहीं 828, तो 1 बराबर 828 गुणे 16, और 1 का मतलब होता है 100%, यानी जो ये वैल्यू होगी वो अपने आप में 100%, क्योंकि उसी में से दोनों घटा के लिखे गए ना, तो ये 100%। अब 9 बराबर दिस वन, तो 10 बराबर दिस वन, तो 16,000 से ये हो गया। अब 160 से ये जाता है 100 बार में, तो 100 की चीज 92, 8% इज द राइट आंसर। उम्मीद है सीख गए होंगे। इसी क्वेश्चन को हम फिर से करते हैं, और इस बार हमने क्वेश्चन को पढ़ रखा है। हाँ ठीक है। अब देखो, पहले दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो माना पहले ए लोग थे, Y% ने मतदान ही नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, Y% ने मतदान नहीं दिया, तो अब ये बी हो गए। समझना, कह रहा डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी मत आपके कम हो रहे। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से 9 हो गए, 10 से 9 हो गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवार में से किसी एक के पक्ष में पड़े, जिस उम्मीदवार को कुल वैध का इतना % मिला। अब देखो टोटल ये पड़ा, एक बंदे को 59.375% मिला, तो बाय डिफॉल्ट जो दूसरा बंदा होगा 100 में से घटा दोगे तो कहीं ना कहीं 40.75, 100 में से घटाओगे तो कहीं ना कहीं 40.625% दूसरे बंदे को मिलेगा, और अंतर कितना आएगा? अंतर 18.75% आ जाएगा, और यही 18.75% की वैल्यू 2484 हो जाएगी। सभी बोलो हां। अब देखो 18.75% का मान, काम वही कर रहे हैं। देखो एक चीज समझो, काम वही हुआ ना, आगे के स्टेप तो वही दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। लिखने और पढ़ने का तरीका बदलता है। 18.75% को हम लोग 3/16 कहेंगे, और ये 2484 की हो गया। अब एक चीज समझो, टोटल अपने आप में ये वैल्यू अब 16 कहलाएगी, ये वैल्यू अब 16 कहलाएगी, और उसमें से तीन वोट का ये मैटर है, तो 3 ये कहलाएगा। बस मुद्दा खत्म। शुरुआत में हमको वोट दिया गया टोटल 16,000, तो ये 16,000 ऐसे लिख दो, और अब ये 3 वाला तो वो 2484 हो गया, 2484 हो गया। अब हमें ये Y% निकालना है, वो कैसे? A और B का रेशियो अगर हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर आपको बिल्कुल शॉर्टकट दिखाना है तो मालूम है, हाथ होता है अपना, ऐसे करके रफ कर दो। अब बच्चे को क्वेश्चन क्या दिखेगा? बिल्कुल इतना सा। इसमें भी आप देखना अभी स्टेप को, एक्चुअल में ये गुणे में चलेंगे, ये गुणे में चलेंगे, और ये वैल्यू आएगी, उसको हम बाद में फिलहाल ऐसे लिख के दिखाएंगे, फिर काट देंगे, हटा देंगे ये, फिर B9 × 3 ऐसे, जो कि 16,000, और ये 2484। फिर मेरे दोस्त देखो 160 से ये जाएगा 100 बार में, और अब यहां काट लो, 3 से ये जाएगा 828 बार में, 9 से जाएगा
तो 92 बार में, यानी A/B का जो रेशियो आ गया 100 से 92, यानी 8% का खेला हो गया। 100 से 92, चाहो तो ये रेशियो ही लिख दो पहले, इस 100 से 92 अब कितने परसेंट कम हो गया, तो दोनों का अंतर 8/100 गुणे 100, तो 8% क्या हो गया, कम हो गया, तो आंसर आया 8%। पर आप देखोगे तो सारा स्टेप मेरे भाई बस यही है, कुछ भी गैप नहीं है, कुछ भी गैप नहीं है। लिखने पढ़ने और समझने का तरीके में बदलाव होता है और कुछ नहीं। आप देखिए कैलकुलेशन भी पूरी वही है एज इट इज भाई। यहां पर भी बस, यहां पर हमने देखो 16 का गुणा भी तो नहीं किया ना, 828 गुणे 16 ही लिखा है, उसी हिसाब से वहां पर भी अब 9 बराबर दिस वन, तो वहां पर भी अब भाग दे रहे हैं। आप देखिए गौर से, 9 से भाग दिया तो वही लाए। क्लियर है? तो शॉर्टकट कैसे बनाए जाते हैं, स्वयं की मेहनत से बनाए जाते हैं। अभी और समझो, इसको भी रब कर दिया कि आपको और शॉर्टकट दिखना चाहिए। हां, तो उस केस में आप ऐसे काट दो, इससे ये जाएगा 100 बार में, भाई 160 100 बार में चला गया, और 27 से सीधे काट दो 92 बार में, 100 से 92 हो गया, तो यही ए बी का रेशियो, तो 100 से 92 यानी 8% कम। तो आपको नजर बस इतना आ रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या क्या किया गया है वो आपने लाइव देख लिया। उम्मीद है आंसर समझ गए होगे। तो बेस्ट तरीका अपना जो पैटर्न यूज करते हो उसी को कीजिए, स्टेप गैप किए जाते हैं। एक वस्तु पर 550 अंकित मूल्य है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये तो आप बिल्कुल आना ही आना है, पेपर में पहले ही बता रखा है हमने। देखो जब सीपी और एक तरीके से एमपी के बारे में बात हो, यहां एमपी में ही बात हो रही है, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट एमपी। पहले समझना, एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, यह छपा है, और 40% की छूट पे बेचा जा रहा है। विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो विक्रय मूल्य एक तरीके से एमआरपी की ही बात हो रही है, जो छाप दिया गया कि 100 की चीज 110 में छाप दी गई। एक तरीके से यही कहने का मतलब होता है। तो मेरे दोस्त 10% अधिक, तो ये जो 10% का मतलब निकल रहा है वो निकल रहा है प्रॉफिट पे छापा गया है। तो सीपीएमपी के बारे में, तो 100 में से डिस्काउंट 40 कर दोगे तो 60 आ जाएगा, और 100 में प्रॉफिट 10% जोड़ दोगे तो 110 आ जाएगा। रेशियो ले लो, 6 की चीज 11 में हो गई, 6 की चीज 11 में हो गई। और मेरे दोस्त यही 11 बराबर 550 के, 11 बराबर 550, तो 1 बराबर 50 के, और हमसे कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 6 गुणे 50 300 आ जाएगा। तो 300 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी हमें आशा है। इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा भी देखते हैं, ठीक है, दोबारा भी देख लेते हैं। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े पेशेंस से। भाई 3 बातों का हमें ज्ञान होता है, सीपी, एमपी और एसपी, ठीक है। एक वस्तु 550 में छापी गई, यानी मार्केट प्राइस 550 छाप दिया। कह रहा 40% की छूट पर बेचा जाता है, तो 550 छाप दिया। अब 40% छूट, तो यही ऐसा करो 550 का 40% ऑफ कर दो, सीधी सी बात 60 ऑफ किया तो 60% हो गया। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 6 पंचे 30 यानी 330 हो जाएगा। बोलो हां, ना तो बोलना ही नहीं, मेरा दिल इतनी जल्दी टूटता है कि कोई भरोसा नहीं मेरे को। अरे मेरे देवताओं, 550 की चीज थी, 40% छूट दोगे तो 60% आएगा ना,
परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा और 330 आ गया। अब जैसा ये भाषा बोल रहा था कि विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है, 10% अधिक यानी 10 की चीज 11 हो जाती है। 11 बराबर 330 के यानी 1 बराबर 30 के, तो दया 10 गुणे 30 यानी 300 आंसर आ जाएगा। हो सकता है इससे पहले वाला समझ में ना आया हो, लेकिन अब तो समझ में आ गया होगा। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर क्लियर है, क्लियर है। देखिए हम थोड़ा समय देंगे क्वेश्चंस में, तो ये ना सोचना कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ, सॉल्यूशन सिखाना है, उड़ाना नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पेपर के हिसाब से अच्छा दे दिया, 2 स्टार क्वेश्चन मेरी नजर में, 2 स्टार। मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 की राशि उधार ली। 4,22,092 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतना चुकाता है। अब यहां पर यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी उसने ब्याज नहीं चुकाया, उसने अपना प्रिंसिपल कम किया। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतना चुकाता है। मतलब यह चीज में प्रथम वर्ष जब समाप्त कर रहा है तो वह उसको 21,679 रुपीज रिटर्न करता है। तो वो प्रिंसिपल को रिड्यूस करवा रहा है, इंटरेस्ट को नहीं। तो 12 में से 9 गया, कितना आया? 3। 8 में से 7 गया 1, 10 में से ये 4, ये 0, ये आया। यानी पहले प्रिंसिपल ये था, अब नया प्रिंसिपल ये हो गया। इसे P2 बोल दे रहे हैं, इसे P1 बोल दे रहे हैं। अब देखा ये जाए कि भैया 20% का ब्याज पड़ेगा, तो पहले स्टेप में तो 20% का ब्याज तो निकालना पड़ेगा ना। इसका 20% इंटरेस्ट पहले निकाल लो। परसेंटेज चलो ऐसे कर लो, 2 का गुणा ही करना है, कर लो। फिर जीरो, पहले एक जीरो लगा दो। 2 दूना 4, 9 दूनी 18, फिर 4 4 8 और परसेंटेज लगाए तो 2 डिजिट के बाद दशमलव। तो पहला सिंपल इंटरेस्ट आपका SI ये हो गया, SI हो गया। यानी आपको इतना रुपया ब्याज में देना था, 84,418 रुपए 40 पैसे। लेकिन आपने ये नहीं दिया, आपने क्या किया? भैया 21,679 ले लो, प्रिंसिपल में रिड्यूस कर लो, मूल राशि में कम करो। अब यहां कह रहा है यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, सभी लंबित, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। तो प्रथम वर्ष में ब्याज ये मिला था, तो दूसरे वर्ष में समाप्ति में कितना? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 20% चल रहा है, यानी इस वैल्यू का 120%। क्योंकि अब ये अमाउंट में देखो, ये तो ऐसा ही, पर अब ये पैसा तो देना ही देना है, साथ में इसका 20% देना है। समझो, इसका 120% क्यों किया? ये तो देना ही देना है, इसका 20% और देना है, यानी इसका 120% और इसमें जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा। यानी फिर से अब 12 का गुणा कर लेते हैं, तो 0 ऐसे। अब बड़े पेशेंस से करना है क्योंकि मेरे गुणे बहुत जल्दी गलत होते हैं। 12 12 3 36, 3 हासिल, 12 3 36, 3 हासिल, 12 3 15 हासिल 1, 12 चौक 48 और 1 49। तो क्योंकि आगे 0 लगा है, फिर 0 लगा है और 12 चौक 48। परसेंटेज तो 2 डिजिट के बाद दशमलव आ जाएगा, बस इसको जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के बढ़िया क्वेश्चन, पेपर वाला बढ़िया बनाया। 8 5 13 हासिल वाला 14, हासिल 1 गया, 9 और 1 10, 1 11, 4 4 8, 1 9, 4 ऐसे आया, 8 दूनी 16, इतना।
यानी 5,64,914 रुपए। दिस इज द राइट आंसर। ये समझ लो 90% जो बच्चा तैयारी कर रहा है एसएससी सीजीएल का, या तो उसने गलत कर दिया होगा या छोड़ दिया होगा। 90%, 10% वो बच्चे होंगे जो सही आंसर निकाले होंगे, जिनके अंदर पेशेंस होगा कैलकुलेशन करने का। ठीक है। इसमें क्या है, एक चीज और रहती है ना कि अगर दशमलव में आ रहा है तो कभी कभी मैंने एसएससी के एग्जाम में ये देखा है कि जैसे मान लो यहां पर 30 पैसे एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वो हटा भी देता है, जिससे नहीं डिजिटल सम वाले लॉजिक फेल हो जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? बाकी इसमें तो लगा भी सकते हो, अपना दिमाग चला सकते हो, हाँ, एक बार आंसर आने के बाद। ठीक है, पेपर में करने में मेहनत लगती है। निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्रों PQR में कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाती है। किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है? देख लो, पहली नहीं बोला, दूसरी बोला, अनुपस्थित। देखो यहां कुल ये उपस्थित दोनों का अंतर कितना आया? 3, इसका अंतर 5, इसका अंतर 4, इसका अंतर 11, इसका अंतर 11, यहां घटा लो, यहां अंतर 11, यहां अंतर 20, यहां अंतर 20, यहां अंतर 12, यहां अंतर 14। ये घटाने पर जो आ रहे हैं वो अपसेंट वाले आ रहे हैं। ये 5 अपसेंट, यहां 5 अपसेंट, यहां 10 अपसेंट, यहां 8 अपसेंट, यहां 5 अपसेंट। अब हमसे दूसरा सबसे अधिक बोला है तो यानी हमें पूरा डेटा चेक करना पड़ेगा। 11, 3, 14, 5, 19, ये 30 हो गया, 34 हो गया, 31 हो गया, 14, 11 कितना? 25, 5, 30 हो गया। तो पहला ऑप्शन 34 है, दूसरा ऑप्शन 31 है। 31 है 2019 में, आंसर 2019 आएगा। पर लेकिन पेपर टाइम बच्चे के साथ खेला हो जाएगा। टोटल में से प्रेजेंट घटाओगे तो एब्सेंट वाले आएंगे, इतना पेशेंस नहीं होता, ना चार्ट बना होता है। ठीक है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग अलग विषय में 3 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 चाहिए, 105, इतिहास में 175, 105 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 175 इंटू 100। कहते हैं 35 से ये 3 बार में, 35 से ये 5 बार में, यानी 60% मार्क्स चाहिए हिस्ट्री में। तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? लेकिन हिस्ट्री में 60% चाहिए तभी हम पास करेंगे। तो ये 54 है, ये 51 है, इसके 60% से ज्यादा है, यानी 75। 60% तो श्याम के ही 60% से ज्यादा है, यानी मेरे दोस्त एक विद्यार्थी। और यहां पर जो डेटा दिया गया प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। समझ में आया? बड़े सिंपल से समझो। कह रहा वही बच्चा पास होगा जिसके मार्क्स 105 होंगे हिस्ट्री में, अदरवाइज नहीं। 175, 105 यानी 60% आया। अब 60% तो किस बच्चे के आ रहे हैं? श्याम भैया के आ रहे हैं, इनको पास माना जाएगा। 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी यह है यदि इन वृत्तों की सीधी, ये सिंपल है, सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। इंग्लिश में पढ़ लिया करो हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो कि एमक्यू बोल रहा है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा अंडर रूट दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर और त्रिज्या r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। कहीं ना कहीं यहां पर ये दोनों के बीच की डिस्टेंस ये r1 माइनस r2, इन दोनों का अंतर 12 दिया गया है, तो 35 आ जाएगा। सर ये कैसे? अरे आपने एक ट्रिपलेट्स पढ़ा होगा, 12, 35, 37। नहीं पढ़ा तो पढ़ो अच्छे से, कैसे निकालते हैं बोला मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। 35 कैसे आया? ये नहीं कि ट्रिपलेट्स ही सब कुछ है। देखो 12 का आधा होता है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 से पहले 35 उसके बाद 37, ऐसे बनता है।
मान लो हमें ट्रिपलेट्स नहीं मालूम है, तो क्या करना है, तो 37 में 12 घटा दोगे तो 25 आ जाएगा, और 37 12 49 हो जाएगा, तो 5 गुणे 7 बाहर आएगा, तो 35 इज द राइट आंसर। वरना ट्रिपलेट्स का सहारा लो, सीधे आंसर दो। 35 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भरण पाइप P भरण Q से 21 गुना तेज है, अधिक नहीं बोला, इंग्लिश में जरूर पढ़ लिया करो। तो P और Q, यहां एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है कि भैया P Q से 21 गुना, यानी Q अगर 1 लड्डू बनाता है तो P कितना बनाएगा, 21 लड्डू बनाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर देता है, भाई 110 मिनट, Q 1 मिनट में 1 लड्डू बनाता है, बनाने 110 है, तो टोटल वर्क 110 हो जाएगा। अब कहता है दोनों भरण पाइपों एक साथ खोले टंकी, तो दोनों मिलकर एक साथ 22 लड्डू बनाते हैं, बनाने 110 है, तो 22 से भाग दोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। 5 मिनट, क्योंकि 110 बटा 22 5 होता है। ये क्वेश्चन तो इससे पहले जब सीजीएल होता 2023, उसमें भी भर भर के बहुत आया था, आने वाले समय में भी ये आएगा। कुछ नहीं है, 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़, ये एक वृत्ताकार दौड़ है, नहीं लग रहा पर अब लगेगा, बोलो हां। ए बी समान समय पे समान दिशा में, यानी ए बी समान समय में समान दिशा में, ये डायरेक्शन सेम, और दौड़ना कितना है, 840 है। देखो 840 ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इनका अंतर होता है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इनका अंतर, तो वो कितना आ गया, 6। टाइम के बारे में बात कर रहा है, 840 बटा 6 140 हो जाएगा। 140 सेकंड के बाद उनका फिर से भरत मिलाप हो जाएगा। अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे, 140 सेकंड के बाद मिलेंगे। देखो जो सर्कुलर पाथ है वो 840 मीटर वृत्ताकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों सेम डायरेक्शन दौड़ रहे, तो रिलेटिव स्पीड 6 और 12 का अंतर 6, समय पूछा गया 140 हो जाएगा। क्या कोई आपत्ति किसी को, बोलो बोलो, टेल टेल, ठीक है, क्लियर ना। हाँ, और कोई तरीका दिमाग में चल रहा है क्या दया, नहीं, इसी से। अब सिंपल क्वेश्चन देखो, 88 में 8 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, और बगल में बैठा है के, तो 11 के बोल दो, माइनस में 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, ये 36 ये 35, तो समझदार है, तो माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, और के स्क्वायर ऐसे बराबर 1 के, तो 11 के माइनस 9 1 प्लस के स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। के स्क्वायर ऐसे माइनस का 11 के प्लस का 10, तो माइनस प्लस तो प्लस प्लस रूट्स होंगे, 10 एकम 10 यानी 10 और 1। आसान क्वेश्चन, ये इसका तो आंसर एक ही आएगा। हमने 50 बार पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 कब होता है, इफ यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम 90 डिग्री हो, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, तब यह होता है। 29 61 का सम हमारा 90 हो गया, यानी एक दूसरे के पूरक हो गए, तो मेरे दोस्त 1 आंसर हो जाएगा। दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात इतना है, आयतन इतना है, इनकी ऊंचाई सिंपल। देखो शंकुओं का आयतन 3/5 है, और होता क्या है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर, तो 1/3 1/3 दोनों का कट जाएगा। त्रिज्याओं का तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, और हाइट h1/h2,
हाँ, अगर आपको सजाने हैं, 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है सजाने में, तो फिर सजाओ। कैसे लिखोगे? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। फिर नीचे लिखो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। तो 1/3 पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 आएगा, यानी 2 और 5 का स्क्वायर करोगे 4/25। सजाओ, नंबर मिलता है। हाँ, बचपन में मिलता है, अब नहीं मिलता। 5 से ये 5 बार में 5 से 5 बार में, तो ये क्या हो गया? 15। 15/4। 15:4 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन पेशेंस। अच्छा, एक चीज देखो, पेशेंस में भी दिमाग लगाना है, पहले समझो। इससे ये जाएगा तो ये x+5 आएगा। सभी मुस्कुरा के बोलो हाँ। क्या इसमें कहीं नीचे x+5 आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ये x+5 इसका एक फैक्टर होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो कहीं ना कहीं आपसे ये जब जा रहा है तो इस पे दिमाग देखो। ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये x+5 का होल क्यूब लिखा हुआ है और नीचे x+5 है। तो x+5 का होल स्क्वायर आएगा और उसे हम लिखेंगे x²। 10x + 25, यानी आंसर ये आ जाएगा। अब मालूम चला आपको साफ साफ नजर नहीं आ रहा है तो पहले पढ़ो किसी भी टीचर से, वो सब पढ़ाते हैं आजकल, सारे टीचर पढ़ाते हैं कि a + b का होल क्यूब। तो सभी ये पढ़ाते हैं पहले तो a³ + b³ + 3ab और a + b। और सारे टीचर आपको ये भी पढ़ाते हैं a³ ऐसे लिखो, फिर 3a²b 3ab² और ये b³। अब हमने कैसे पहचाना? देखो x ऐसे चिपका है, 5 का क्यूब 125 ऐसे है। फिर दिमाग में ये चीज आई, तो 3 तो बाद में है, x का स्क्वायर 5, तो ये 5 और गुणे 3 तो ये 15x। तो सिमिलरली फिर ये दिमाग में आ गया, सीधे चिपका दिया। समझदार बनिए। 0 आंसर। तो 0 कैसे? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। इफ θ1 + θ2 का सम अगर 90 डिग्री होगा मेरे दोस्त, तो sin² θ1 + sin² θ2 ये हमारा 1 होता है। यही तो लिखा था थोड़ी देर पहले, बोलो हां। और जब आपने ये लिखा हुआ देखा तो बस आप पहले देखो 90, ये 30, ये 60, यानी इन दोनों का भरत मिलाप हुआ तो इसे हम 1 बोलेंगे। ये 40 जो कि माइनस में, ये 50 माइनस में, तो -1। ये 45 और ये 45 दोनों 90 हुआ तो +1 हुआ। ये दोनों माइनस में है तो -1। हैप्पी बर्थडे बोलो। 0 इज द राइट आंसर। उम्मीद है क्लियर हो गया हो। निम्नलिखित में से कौन सा k का मान होगा जो इतना? ये सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया। 217924k। देखो 6 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? 2 से डिविजिबल होना चाहिए, साथ में 3 से भी होना चाहिए। ये 6 की डिविजिबिलिटी होती है। अब यहां पर 2 से डिविजिबिलिटी के लिए ये सारे के सारे पॉइंट आपके सामने, सारे के सारे पॉइंट आपके सामने, और इसी के बिहाफ पर k भी डिसाइड होगा। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहले 3 से ही भाग दे दो। देखो ये 3 से जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये, यानी 7 + k आया। अब k का मान अगर मैं 6 रखता हूं तो 13 हो जाएगा, 3 से जाएगा नहीं। 4 रखूंगा तो 11 हो जाएगा, 0 रखूंगा नहीं, 2 रखो, k बराबर 2, और 2 यहां रखते ही ये इवन भी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये भी फर्जी क्वेश्चन आया, पेसेस। sec² θ - 1 जिसे tan² θ बोलते हैं, और ये cot² θ तो है ही, जब मिल बैठते हैं दो यार, और ये cosec² θ हो गया। तो इन दोनों का भरत मिलाप तो ये 1 हुआ। cosec² θ यानी इसका स्क्वायर, 5 का 25, 3 का 9, 25/9 आंसर। मान लीजिए कि O वृत्त का केंद्र है। देखिए जल्दी से ये क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो डायग्राम बनाते हैं और आसान रहता है इससे करने में, एक कॉन्फिडेंस रहता है जिससे क्वेश्चन गलत नहीं होता है। पढ़ेंगे और जैसा बोल रहा है वो करेंगे।
कहता है हमसे, मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर दो समांतर जीवाएं। अब देखो ये जो समान भुजा, जिस हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है, ए बी एंड सी डी टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द रेडियस, ये बोलना चाहिए। हिंदी में भी उसने ऐसे ही बोला है, पर इंग्लिश में क्लियर होता है। अच्छा, लिखा है त्रिज्या की समान भुजा, तो इधर दो हैं हमारे, जिनका नामकरण इसने बोला है ए बी और सी डी। अब ये देखेंगे वैल्यू किसकी ज्यादा है। देखो ए बी 10 है, सी डी है, तो सी डी पहले चिपकाओगे और ए बी बाद में चिपकाओगे। फिर हमसे कहता है ए बी बराबर 10 है, सी डी ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बोल रहा है, नहीं बोला तो भी होता है, अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो यहां कहता है ओपी ए बी के लंबवत है, तो ओ ये है और एपी के लंबवत है, ना भी बोलता तो भी होता। ओ क्यू सी डी के लंबवत है, ओ क्यू इस पॉइंट को क्यू बोल रहा है, सी डी के लंबवत है, और हमसे पी क्यू की लंबाई दी गई है 7, यानी ये वैल्यू 7 दी गई है, यहां से ये दूरी। तो वृत्त का व्यास पूछा गया है। एक सिंपल सरल क्वेश्चन है। देखो पहले तो समझो, ए बी 10 है, सी डी 24 है। जब सेंटर से डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर बराबर भागों में डिवाइड, यानी 5-5 हो जाएगा। बोलो हां। यहां लंबवत तो ये 12-12 हो जाएगा। और मेरे दोस्त आप बताओ, 5-12 को देखकर एक किसी की याद आती है 13 की, और अगर नहीं आती तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। जहां आपको इसकी याद आती है मेरे दोस्त, ऐसे मिला दो और इसको चुपचाप 13 घोषित कर दो। 13 घोषित किया, 13, अब क्रॉस चेक होगा इसलिए क्वेश्चन 13 घोषित किया। जहां 13 घोषित किया तो आप क्रॉस चेक करो, 13-12 तो ये 5 होना चाहिए। क्रॉस चेक हमेशा करना। अब यहां देखो ये 5 है, ये 13, तो ये इन दोनों का योग 12 है कि नहीं? बिल्कुल है, यानी क्रॉस चेक हमारा सही हो गया, यानी इसकी त्रिज्या 13 हो जाएगी। लेकिन वृत्त का व्यास बोल रहा है तो 13 दूनी 26 आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का व्यास बोला है तो 26। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन अगर जिस बच्चे का गलत हो रहा है वो स्वयं जिम्मेदार है। सीजीएल में न जाने कितनी बार आया है, रेलवे में न जाने कितनी बार आया है सेम क्वेश्चन। कुछ लोग तो सीधे 10-24 को देख लेते हैं, आंसर ही याद कर लेते हैं, मुद्दा ही खत्म। हाँ, 10-24 तो इसका आधा, देखो मोटा मोटा समझो, 10 का आधा 5, 24 का 12, तो 5-12 तो ट्रिपलेट्स 13, बस 13 और जो बोला गया निपटा देते हैं। समझ गए? सीखो मगर प्यार से। अच्छा, अगर आपको मतलब नहीं समझा, आजकल डिमांड बहुत हो रही है, शॉर्टकट चाहिए सर, शॉर्टकट चाहिए। देखिए हर चीज का शॉर्टकट बनाया जाता है, पर लेकिन आप कितने शॉर्टकट याद रखोगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। अब ऐसा तो है नहीं कि यही क्वेश्चन छप के आ जाएगा, फिर भी हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं। आपके अंदर क्षमता है तो उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है? देखो सेंटर के जब एक साइड ये दोनों डंडियां दी जाएं, तो इन दोनों डंडियों की जो बीच की दूरी होगी, ये इस पे परपेंडिकुलर, और ये जो बीच की दूरी होती है, ये बीच की दूरी होती है, ठीक है? तो जैसे मान लो ये भुजा, ऊपर वाली भुजा को आप x मान लो, नीचे वाली को y, इसको x मान लो, नीचे की y, ठीक है? और ये हमें चाहिए a, तो ये जो a होता है वो x माइनस y बाई 2 होगा, तब शॉर्टकट काम आएगा। अगर नहीं है तो फिर प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अब देखा जाए, बड़े में से छोटा घटाया तो 24 में से 10 गया, 14 आया, और बटा 2 किया तो PQ का मान 7 आ गया, यानी अब यहां पर शॉर्टकट हमारा लगेगा। तो ये अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हमने बता दिया कैसे। अगर 24 में से 10 गया 14, 14 का आधा 7 हो जाएगा। सभी बोलो हां कि ये चीज हमें क्लियर हो गई, ठीक है? अब शॉर्टकट लगाना है ना मेरे भाई। तो अब देखो ये 10-24 तो वैसे भी ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो 10 का आधा 5, 24 का आधा 12,
10 का आधा 5, 24 का आधा 12, तो अब ये ट्रिपलेट्स काम करेगा 13। ये त्रिज्या 13 हो जाएगी, व्यास 13 का डबल 26। लेकिन मैं आपसे कहूंगा चुपचाप ऐसे कर लेना, ठीक है, कर लेना, क्योंकि कभी ना कभी अगर 7 की जगह 6 दे दिया तो फिर तो आप प्रोसेस पे ही आओगे, तो वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये रटने वाली चीजें कहां तक ध्यान रखेंगे, वैसे तो याद करना चाहिए, ठीक है, याद करेंगे तभी हमें बेनिफिट होगा। यहां हमसे कहता है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है। दो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ऐसा बोला जा रहा है। अब सर्वांगसम है तो पहले समझो, कह रहा है आधार ऊंचाई समान है, ऐसा नहीं होता। ये तो आपने कॉन्ग्रेंसी में पढ़ा ही होगा मेरे भाई, कॉन्ग्रेंट में, ठीक है। बेस हाइट नहीं, वन साइड वन एंगल नहीं, दो एंगल होते तो भले भी हम सोचते, ये भी नहीं। टू साइड्स इक्वल एंड पेरीमीटर इक्वल, हां, अब टू साइड्स इक्वल और पेरीमीटर तो तीनों साइड हमारी इक्वल हो जाएंगी, ये ट्रू हो जाएगा, ये आंसर। इनकी दोनों भुजाएं बराबर हो, परिमाप समान हो। अब पहले बात सुनो, जब दो चीज के परिमाप समान हो गए, अब दो साइड समान है तो उनका योग कर लिया, घटा लिया, तीसरी साइड भी मिल गई एक तरीके से, तो साइड 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 से वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इसमें हमसे ट्रू वाला बोला गया, सफिशिएंट है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये फर्जी क्वेश्चन, समझ गए ना, x प्लस x माइनस 3 आ जाएगा, समझदार है। इसमें क्या बताएं, इन दोनों का गुणा ये होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया। अब जब ये क्वेश्चन आया तो बच्चा घबराया, इसको 3 स्टार दे रहा हूं। 3 स्टार इसलिए कि सिर्फ आपके अंदर 1% पेशेंस होगा तो ये जल्दी हो जाएगा। समझो, कहता 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों में पी को 100 रुपए का भुगतान करना है, ठीक है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। तो हमने माना x क्वाइन थे 5 के, y इसके और z इसके, हमने यही लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखना मेरा पेशेंस, ये टोटल 40 क्वाइन हो गए, ये रुपया नहीं, टोटल 40 क्वाइन, तो 40 ही हो गए, खत्म बात। यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 40, लेकिन 100 रुपया हमें बनाना है, तो ये 5x ऐसे हो जाएगा, 2y ऐसे हो जाएगा और z ऐसे, और ये 100 के हो जाएगा। समझो, x क्वाइन 5 के, y क्वाइन 2 के और 1 रुपए के z क्वाइन, टोटल 100 रुपया। अब हमसे कह रहा है भुगतान में 5 मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब मेरे दोस्त एक बात समझो, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं होते, ये बात सत्य है, लेकिन अगर ऑप्शंस दिए जाते हैं तो सब कुछ पॉसिबल होता है। मोटा मोटा ऑप्शंस के बिहाफ पर हम सब निकाल देंगे। ऑप्शंस ना होते तो हम बता भी ना पाते, हम ना बता पाते, बाकी इस दुनिया में महान महान लोग हैं, वो सब कुछ कर देते। समझो, ऑप्शंस के कारण मैं बता पा रहा हूं। इसको ब्रेक कर लूंगा। ब्रेक कैसे, तो 5x को मैंने 4x लिखा, ऐसा क्यों, क्योंकि x यहां है। या ऐसा कर लो मेरे दोस्त, ऐसा कर लो, ऐसे करके घटा दो, जो होगा देखा जाएगा। 5 में से ये गया तो 4x आया, हाँ, 2y में से तो ये y आया, और ये 60 रुपए आ गया। अब ऑप्शंस में आओ, अब ऑप्शंस में आओ। अगर मैं x का मान, क्योंकि x हमारा किसका है, 5 रुपए वाले कॉइन का है, कितने, x का मान अगर 17 रखूं तो आप देखो 17 चौकू 64, 17 चौकू 68, ये 60 यानी नहीं हो सकता। 18 रखो, 18 चौकू 72, 60 नहीं हो सकता। 60 रख, 16 रखो, 16 चौकू 64 नहीं हो सकता। 13 होगा फिर, यानी x को हम अगर 13 लेते हैं तो 13 चौकू 52, तो x बराबर 13 हो जाएगा। तो y को क्या लेंगे, y को फिर हम 8 लेंगे, क्यों, 52 8 60 होता है। तो फिर z हमारा क्या होगा दोस्त,
13 8 21, जेड हमारा 19 होगा। अब अगर हमें क्रॉस चेक करना है कि भैया 100 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी चेक कर लो। तो इसमें 5 का गुणा, क्योंकि ये 5 वाले थे, ये 2 वाले थे, ये 1 वाले थे, ये 65 रुपए हो गए, ये 16 रुपए हो गए और ये 19 हो गए। इनको अगर आप सही से जोड़ते हो तो 100 रुपए आएगा, यानी 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे क्वेश्चनों को हम बचपन में भी सॉल्व कर लेते थे। हाँ, ये तो आप बड़े हो गए। बचपन में कैसे, जैसे नहीं, बकरी दूध देती है 5 लीटर, भैंस देती है 5 लीटर, बकरी देती है इतना, गाय देती है इतना, उतने जानवर हो उतना ये हो आंसर। तो हम लोग दिमाग लगाते थे, उस टाइम में ऑप्शंस नहीं मिलते थे। यहां तो सब कुछ दे रखा, तो फर्जी क्वेश्चन है, सस्ता जिसे कहते हैं, लेकिन पेपर में डस लेगा बच्चों को, पेपर में डस लेगा। एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो नहीं, ये दिया गया, औसत दिया गया, बॉयज को 75, गर्ल्स को 80। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78, फर्जी क्वेश्चन है, 78 ऐसे मिशन एलिगेशन लगा दो तो 80 में 78 गया 2, और ये देख लो, ऐसे भी क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं। 2:3 आंसर। यदि एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 16 है, अब समबाहु बोल रहा है और 2 भुजाओं का योग भी 16 बोल रहा है, यानी 2 भुजाओं का योग 16 तो 8 8 हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती तो 8, ये भी तीसरी भुजा 8 हो गई। फर्जी क्वेश्चन। राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर की इतनी 34 दिनों में पूरी की। देखो 17/27, तो 27 यूनिट का ऑर्डर मिला, ऐसे कर लो बड़ा सिंपल वे में। 27 यूनिट का ऑर्डर मिला, जिसमें से 17 किताबें उसने छाप दी और वो 34 दिनों में छापी, तो बचा कितना? 10। अब कितने दिनों में छापेंगे? तो 20 दिनों में, क्योंकि दया इसका डबल ये है तो इसका डबल ये हो जाएगा। टोटल बोल रहा है तो 54, यानी 27 का डबल 54। तो उसने छापाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया? तो 54 दिनों में। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब मुद्दा आया कि सर इसमें अटेम्प्ट क्या होगा। अब देखना मेरे भाई, अगर मैं पेपर में होता, मैं कर रहा होता, तो मैं कैसे करता। देखो एक क्वेश्चन ये छोड़ हो गया, 2 3, ये भी मैं करता, 4 5 6 7, वही है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये मुझसे छूटता पेपर टाइम, क्योंकि मैं जल्दी करने गया। ठीक है, समझ गए ना। 18 तक हो गए थे कि 19 तक? 18 हो गए थे। ये भी छोड़ता, 18 19, ये सही करता। ये भी छोड़ता, हाँ 19 20, ये भी छोड़ देता, 21। यानी एटलीस्ट हम 21 क्वेश्चन तो इसमें सही करके ही आते। ठीक है, आप देखो मैंने इनको छोड़ा है जो कि सस्ते हैं, ये मैं करके आता, पर मैं कह रहा हूं मैं छोड़ देता, क्योंकि मैं इतना डीआई लेंदी नहीं पढ़ता। साफ सुथरी बात है, हमें सिलेक्शन लेना है। इसमें हम इसलिए छोड़ देते पेपर में डेटा देख के कि 59.375% कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है। समय के अभाव में जो हम अपनी एनर्जी एक क्वेश्चन में झोंकेंगे वो 4 कर लेंगे, क्योंकि पूरा पेपर भी देखना होता है ना, तो 2 क्वेश्चन छोड़ देते। इसको भी छोड़ देते। डेटा ऐसा है, थोड़ा सा आगे में समझ में ना आता। पेपर के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो 21 तो बेस्ट अटेम्प्ट है ही, इतना तो आपको करना चाहिए था। उम्मीद है आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। सॉल्यूशन पीडीएफ हम टेलीग्राम में दे देंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।